अस्सलाम जी, फिंजनी कंसल्टिंग की तरफ से मोहिद हसन आपके साथ है। आज अब जो बजट है ये उसी की अगली वीडियो है जी। इसी के अंदर हम जो सेक्शन डिस्कस करने लगे हैं वो है 236C और 236K। 236C जो है वो बिलोंग करता है एडवांस टैक्स से, और ये दोनों सेक्शन जो है 236C और 236K जो है ये एडवांस टैक्स से बिलोंग करते हैं, प्रॉपर्टी की ख़रीद और सेल के। और ये दोनों सेक्शन जो है वो एडवांस टैक्स ऐसे है कि जी पहले जो था वो आपका एडवांस टैक्स कटता होता था 1% अगर आप फाइलर हुआ करते थे, और 2% जब आप अगर नॉन फाइलर हुआ करते थे। अब जो है वो इसमें तब्दीली आ गई है, ख़रीद के केस में डिफरेंट हो गया है और बेचने के केस में डिफरेंट हो गया। अच्छा, ख़रीद के केस में और बेचने के केस में इस तरह से डिफरेंट है कि जी अगर आप बेच रहे हैं तो फिर आपका सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो 2% जो है वो आपका रेट कर दिया गया है, जो कि नॉन फाइलर के केस में ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो जाएगा, तो वो बढ़ के वो सिर्फ 4% बन जाएगा। जबकि अगर आप इसको ख़रीदने के केस में सोच रहे हैं तो अगर आप नॉन फाइलर हुए तो वो बढ़ के 250% यानी कि 7% बन जाएगा। अच्छा, ये मैं टैक्स कार्ड जो है ये हमें किसी को भी अगर मेरा चाहिए हो हमारी कंपनी की तरफ से, तो ये इसमें मजबूती तौर पर हमारे सारे रेट्स शामिल हैं। इसमें आपको सारे सैलरी के रेट्स भी मिल जाएंगे, नॉन सैलरी के रेट्स भी मिल जाएंगे, प्रॉपर्टी के रेट्स भी मिल जाएंगे। इसमें हमने अपना ये सैलरी का रेट्स जो है वो शामिल कर दिए हैं। एक बात और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी के हवाले से, कि नॉर्मली होता ये था कि 4 साल तक अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखते थे तो आपको उसके ऊपर फिर जितना भी गेन आता था वो एग्जेम्प्ट हो जाता था। अच्छा, तो फिर ये पिछले लॉज में शामिल था। फिर उसके बाद उसके अंदर जो है वो फिर होल्डिंग पीरियड के हिसाब से, कि पहले साल में कितना बेचा, फिर वो होल्डिंग पीरियड, फिर दूसरे साल में कितना बेचा, फिर उसके हिसाब से गेन हुआ करता था। अच्छा, एक चीज़ और भी थी जो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि आपकी फ़र्ज़ कीजिए एक आपकी प्रॉपर्टी थी, वो आपकी थी जनाब 25 मिलियन की। ये आपकी थी कॉस्ट 2000, फ़र्ज़ कीजिए 2000, मैं कह लेता हूँ अभी 2000 चल रहा है 22, 2000 आपका यूँ कीजिए कि 2018 में, ये 2019 में, 20 में कर लीजिए, 2020 में, 2020 में आपने ख़रीदी ये प्रॉपर्टी। और अब आपने ये प्रॉपर्टी 2000, बल्कि यूँ कर लीजिए 2000, हाँ ठीक है 20 भी ठीक है। और अब आपने ये प्रॉपर्टी जो है वो अब आपने ये सेल की है, और ये अब आपने की है जनाब बयाली 35 मिलियन पे 2023 में, क्योंकि नया लॉ जो है वो 2023 पर एप्लीकेबल है, जो बजट है 2022 का। अच्छा जी, तो हमारा गेन कितना आएगा? 35 माइनस 25, हमारा 10 मिलियन का गेन आ गया। पहले हुआ ये करता था, ये जो गेन आता था ये हम देखते थे कि जनाब हमारा होल्डिंग पीरियड कितना है, ये वाला हमारा होल्डिंग पीरियड देखा जाता था कि कितने साल हो गए हैं। ये अगर हमारा पहले साल में हुआ करता था 1, 2, 3 एंड 4, तो हम क्या करते थे, ये 100% टैक्सेबल हो जाता था। फिर ये होता था 50% टैक्सेबल, फिर ये हो जाता था 75% टैक्सेबल, ये फिर होता है 25% टैक्सेबल। तो हम क्या करते थे, इज़ इक्वल टू ये गेन मल्टीप्लाई बाय ये परसेंटेज। तो इस तरीके से हम इसको टैक्सेबल करते थे। सॉरी, ये हमारी वैल्यू निकल आती थी, जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू निकलती थी होल्डिंग पीरियड के हिसाब से। हम इस होल्डिंग पीरियड के हिसाब से जो वैल्यू निकलती थी फिर वो देखा जाता था कि इसका स्लैब क्या बनता है, जो कि टैक्स का स्लैब दिया होता था गेन का। उस स्लैब के हिसाब से इसके ऊपर टैक्स लग जाता था। मींस अगर प्रॉपर्टी की गेन ज़्यादा होता था तो वो स्लैब ज़्यादा बन जाता था और टैक्स भी ज़्यादा लग जाता था। स्लैब के अंदर हम टैक्स का रेट देखते थे,
और वो हम गिने। इस लॉ में ये टैक्स का स्लैब्स ख़त्म कर दिए गए हैं। अब डायरेक्टली बस ये परसेंटेजेस बता दी गई हैं और अब आपने ये कैलकुलेट करना है। अब न्यू लॉ में देख लेते हैं न्यू लॉ में क्या हो रहा है। एक तो इसने 3 कैटेगरीज कर दी हैं, ओपन प्लॉट, दूसरा ये है जी कंस्ट्रक्टेड, और तीसरा जो है वो आपको यहां पर बता रहा है ये है फ्लैट्स। अगर यही गेन यहां पर आया है इस केस में, तो वो कहता है कि जनाब आप ईयर्स देखिए, ठीक है जी, पहला साल है, दूसरा साल है, तीसरा साल है, चौथा साल है, 5वें साल के दरमियान है, 6ठे साल के दरमियान है, 6ठे साल के बाद है। तो उसने आपको कहा है जनाब इन तीनों सालों के रेट के हिसाब से देखिए। हम यूं करते हैं, हम इन तीनों से पहले एक लाइन ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, 15%, ये स्लैब शुरू, ये रेट शुरू होता है 15% से और 2.5% के हिसाब से कम होता जाता है, ठीक है जी। और ये पर ईयर फिर कम होता जाएगा, ये रेट फिर पर ईयर के हिसाब से कम होता जाता है। और ये यहाँ पर जाकर ये ख़त्म हो जाता है। ठीक जी, जबकि अगर आप इसी को कंस्ट्रक्टेड में आएंगे तो कंस्ट्रक्टेड में यही का यही रेट यहाँ पर जाकर 15, 10, 7.5 और 5, 15, 10, 7.5 और 5 और 0, जबकि फ्लैट्स की सूरत में 15 और 7.5 और 0, 15 और 7.5 और 0, ये रेट्स हो जाएंगे जनाब आपके गेन्स के। ये आपका गेन आया, मल्टीप्लाई बाय ये अमाउंट आ गई परसेंटेज, ये आपका इसका डायरेक्टली इसका टैक्स कैलकुलेट हो गया। अब वो स्लैब्स को आपको जाके जाने की ज़रूरत नहीं है, होल्डिंग पीरियड आपने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया, तो आपका ये पूरा का पूरा टैक्स कैलकुलेट हो गया। अब आप इस तरीके से प्रॉपर्टी का टैक्स कैलकुलेट करेंगे ईयर वाइज। अगर आपने इतना अरसा होल्ड किया है तो आपने इस तरीके से टैक्स कैलकुलेट करना है। प्लॉट का, फ्लैट का, ये है जी ईयर 1, ये ईयर्स हैं जी, ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 6 अबव जो भी होता जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो ये आपका होल्डिंग पीरियड है। अगर आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अगर वो प्लॉट की सूरत में है तो फिर वो आपको ज़्यादा अरसा रखना होगी, अगर वो कंस्ट्रक्टेड की सूरत में है तो वो आपको 4 साल रखना होगी, अगर वो फ्लैट की सूरत में है वो 2 साल बाद ही आपको एग्जेम्प्ट हो जाया करेगी। ये एक आपके सामने मैंने दोनों का मवाजना भी कर दिया है। अगर आप इसको दिमाग में रखें तो आप अपना कैपिटल गेन यानी कि आप अपना जो है वो प्रॉपर्टी पर मुनाफा कैलकुलेट कर सकते हैं। होप आपको ये लॉ यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कि इन दोनों में अब फ़र्क क्या आया है। बहुत से मेरे दोस्त जो हैं जो कि जिनके प्लॉट्स हैं, चीज़ें हैं, वो इस लॉ के चेंज को समझना चाह रहे थे कि प्रैक्टिकली क्या फ़र्क आया है। तो प्रैक्टिकली हमारे लॉ में ये फ़र्क आया है। हाँ, आगे देखते हैं। अच्छा, अब ये भी बात देखने वाली है कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो क्या होगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 10th स्केड्यूल में जाना होता है। 10th स्केड्यूल ये मेरे कंसल्टेंट दोस्तों के लिए है कि 10th स्केड्यूल जो है वो आपको बताता है कि आपने नॉन फाइलर है तो क्या करना है। नॉन फाइलर के केस के अंदर यही जो आपका
ये वाला रेट है, ये वाला जो गेन है, ये जो हमने कैपिटल गेन बनाया है, ठीक है, ये डबल हो जाता है जब आप इसके ऊपर एडवांस टैक्स काटते हैं तो। लेकिन हम अभी इसके ऊपर नहीं आ रहे, अभी हम रह रहे हैं कि अगर मैं ख़रीदने गया था या मैं बेचने गया था। मैं ख़रीदने बेचने की बात करता हूँ। अगर मैं ख़रीदने गया था, मैं प्रॉपर्टी ख़रीदने गया, पहले ये होता था कि मैं नॉन फाइलर था, नॉन फाइलर होता था तो मेरा 2% टैक्स कट जाता था, एंड दैट्स इट। अब ऐसे नहीं होगा। अब ये होगा कि अगर मैं नॉन फाइलर हूँ और मैं ख़रीदने गया हूँ प्रॉपर्टी, तो मुझे पहले तो 2% टैक्स देना है अगर मैं फाइलर हूँ, वरना मुझे 250% इजाफी देना है। इजाफी मतलब ये है कि 5% इजाफी देना है, मतलब 7% देना है। अच्छा, ये बात भी याद रखिएगा। अच्छा, मैं बेचने अगर गया हूँ तो फिर मुझे नॉर्मली 2% देना है, और अगर नॉन फाइलर हो तो 4% देना है। लेकिन ये भी बात याद रखिएगा कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मुल्क के बाहर हैं, तो फिर आपके ऊपर ये 7% का और ये 4% का इतलाक़ नहीं होता, क्योंकि 10th स्केड्यूल का आपके ऊपर इतलाक़ नहीं होता। तो वो जो आपके ऊपर नॉन फाइलर, नॉन रेजिडेंट, ये इस वजह से आपके ऊपर ना इतलाक़ नहीं होता इस चीज़ का। तो आपको वही 2% और वही आपको जो है वो 1% वाला रूल, अगर आप फाइलर हो तो ऑब्वियसली 1%, वरना जो आप 2% वाला रूल ही आपके ऊपर अप्लाई होगा। साथ ही साथ में आपके साथ बस एक ये सीधा सी एक बात कर लेता हूँ। ये एक दो टैक्स और भी थे जो कि कटा करते थे कभी, वो उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। कि एक एजुकेशन के ऊपर भी आपका टैक्स कटा करता था, वो भी ख़त्म हो गया है। इसके ऊपर अगर आप कहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं इसके अंदर इसको कवर कर रहा हूँ। और जो है अगर आप इक्विपमेंट वगैरह किराए पर दिया करते तो उसके ऊपर भी टैक्स कटा करता था, तो वो भी अब एडवांस टैक्स ख़त्म हो गया। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता हो तो काइंडली आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मैं पर्सनली भी सर, माज़रत मैं दोबारा इसको ऐड कर रहा हूँ, आप पर्सनली भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। टैक्स की रिटर्न्स ओपन हो चुकी हैं। जिन दोस्तों ने अभी भी अपने कंसल्टेंट्स के साथ रब्ता नहीं किया, वो काइंडली अपने कंसल्टेंट से आप रब्ता करें। देखिए, जब तक कोई कंसल्टेंट आपसे सवाल नहीं कर रहा, ढेर सारे आपसे डॉक्यूमेंट के सेट नहीं मांग रहा, आपसे आपकी फ़ाइल मुकम्मल नहीं करवा रहा, और आपसे नहीं कह रहा अपनी बैंक स्टेटमेंट लेकर आएँ, बैंक स्टेटमेंट खोल के नहीं बैठता, एक एक ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं पूछता, और उसके बाद उसके ऊपर पॉइंटिंग नहीं करता कि जनाब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और बाकायदा उसको रिटर्न में ट्रीटमेंट नहीं करता, और उसके बाद उसकी एक समरी नहीं बनाकर आपको देता, आपका यूज़र नेम पासवर्ड आपके साथ शेयर नहीं करता, और आप टाइम टू टाइम खुद नहीं देखते अपनी रिटर्न को, और रिटर्न को सबमिट करने से पहले वो सारी वर्किंग आपको बैठकर समझाता नहीं है, तो याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है। बराए मेहरबानी अपना थोड़ा सा टाइम निकालिए और अपने कंसल्टेंट के पास 2-3 दफ़ा जाइए और अपना जाकर वर्किंग को चेक कीजिए, अपनी वर्किंग को चेक कीजिए, अपने रिटर्न की कॉपी लीजिए, अपना यूज़र नेम पासवर्ड अपने पास रखिए, वो आपकी प्रॉपर्टी है, और गए बगए अपने नोटिस वगैरह को खुद चेक करते रहिए। थैंक यू सो मच इस छोटे से नोट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।